हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बिल्कुल बढ़िया होंगे यार। तो हम लोग देख रहे थे जैव प्रक्रम, बायोलॉजिकल प्रोसेस, और इसमें हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके थे, काफ़ी कुछ सीख चुके थे। और इसी में हमने देखा था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती क्या है, जैव प्रक्रम होता क्या है। और इसमें हमने देखा था कि शरीर के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं बायोलॉजिकल प्रोसेस या जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं, जिनका जो अंतिम लक्ष्य है वो है ऊर्जा उत्पादन करना, और उस ऊर्जा का उपयोग करके, साथ में पोषक पदार्थों का उपयोग करके शरीर के अंदर एक सजीवता बनाए रखना। सजीवता कैसे बनाए रखना? सजीवता से तात्पर्य है कि उसमें जो पुरानी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत चलती रहे, पुरानी कोशिकाएं जो मृत हो जाती हैं, जो मर जाती हैं, उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती रहे। किसके उपयोग से? ऊर्जा और पोषक तत्वों के उपयोग से। तो वे सभी क्रियाएं, शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं, जिनके द्वारा बनी ऊर्जा और पोषक तत्वों का उपयोग शरीर के अंदर नई कोशिकाओं के निर्माण और पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत में किया जाता है। वो सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है, ये हम देख चुके थे। अब दोस्तों, जैव प्रक्रम के लिए एक चीज आई कि पोषक तत्व आवश्यक है। और पोषक तत्व कहाँ से मिलेंगे? बाहर से किए गए भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होंगे। अब भोजन पर निर्भरता, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, कि भोजन किस रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं, इसके आधार पर सजीवों को दो भागों में बांटा जाता है। बिल्कुल आप परिचित हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। पहला है इसमें स्वपोषी और सेकंड है विषमपोषी। दो प्रकार हुए इसके सजीवों के। किस आधार पर? कि वो भोजन को किस रूप में ले रहे हैं, किस तरह से अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये अब पहला हम चर्चा करते हैं स्वपोषी के बारे में है। ये है हमारा आज का पहला टॉपिक, स्वपोषी। तो दोस्तों, इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको समझा दूं, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और बस ध्यान से देखते रहिए आप, और जैसे समझ में आए तो बिल्कुल आपका थम्स अप आना चाहिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे थम्स अप का चिन्ह है, उसको आप क्लिक कीजिए और थम्स अप मुझ तक पहुंचेगा। और आपके चेहरे पे जो स्माइल होगी कि हाँ मज़ा आ गया, तो बिल्कुल थम्स अप के रूप में मुझ तक पहुंचेगी। तो हम देख रहे हैं स्वपोषी। स्वपोषी के बारे में हम सब जितना जानते हैं। अच्छा, आप लोग स्वपोषी से क्या मतलब निकालते हैं? स्वपोषी का मतलब वे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम में से कई दोस्त कहेंगे कि यार भोजन तो हम भी अपना खुद बनाते हैं, शाम को काम करना पड़ता है। लड़कियां बोलेगी हाँ भोजन हम खुद बनाते हैं, पर हम भोजन बनाते नहीं है, हम भोजन को पकाते हैं। बिल्कुल। तो भोजन को बनाता कौन है? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पेड़ पौधे, हरे पादप। वो कैसे? हम सब पहले की कक्षाओं से देखते आ रहे हैं और इसको आज फिर से रिपीट कर देते हैं कि सूर्य से प्रकाश, जमीन से जल और खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हरे पादप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो ये तो हुआ स्वपोषी। परिभाषा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसी तरह से आपको लिखना है। और इसके बारे में देखो, आपकी बुक के अंदर जो दो चीजें और इंपॉर्टेंट दे रखी हैं कि एक तो मरुद्भिद पादप। मरुद्भिद पादप कौन से होते हैं? वही जो रेगिस्तान के अंदर उगते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले सभी पौधे मरुद्भिद पादप कहलाते हैं।
तो मरुद्भिद पादपों की एक विशेषता है दोस्तों कि वो रात के समय CO2 गैस लेते हैं और CO2 गैस के उपयोग से एक मध्यवर्ती पदार्थ बनाते हैं। और जब दिन उगता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उस समय सूर्य का प्रकाश जो उनमें पर्णहरित है, पत्तियां ना हो, तना हरा होता है, तो उसमें जो हरित लवक है उसकी उपस्थिति में उस जो मध्यवर्ती पदार्थ था उसको उपयोग कर भोजन में कन्वर्ट करते हैं, मंड में कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये चीज़ आप याद रखिए कि मरुद्भिद पादपों के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रात के समय CO2 गैस लेते हैं, एक मध्यवर्ती पदार्थ बनाते हैं, और सुबह के समय जब प्रकाश रहता है सूर्य का, उस समय उस मध्यवर्ती पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बना लेते हैं और उस भोजन को संग्रहित कर लेते हैं। और एक बात पौधों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमने कहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 गैस लेते हैं वातावरण से। अब वातावरण से CO2 गैस वो कैसे लेंगे? तो वो लेंगे, उनके जो पत्तियां हैं, साथ में तने पर भी होते हैं बहुत बारीक बारीक छिद्र, पत्तियों पर ज़्यादा रहते हैं। किसी भी पत्ती को आप उल्टा करके नीचे की तरफ देखोगे तो छोटे छोटे छिद्र से गड्ढे से दिखाई देंगे। हर गड्ढे में एक छिद्र है। तो इस छिद्रों की सहायता से वो CO2 गैस ग्रहण करते हैं वातावरण से, और साथ में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा आखिर में ऑक्सीजन गैस बनती है, उसे भी वो इन छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर विसर्जित करते हैं। अब इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए आप। इंपॉर्टेंट चीज ये है, आपको देखना है गौर से, हम कि जो एक छिद्र होता है ना, पत्ती के नीचे की तरफ जो छिद्र हैं, उनमें से एक छिद्र के बारे में हम देखते हैं। जो चीज आपको आनी चाहिए, उस छिद्र की अगर हम संरचना देखें, इस तरह है, और इसको इस प्रकार से कोशिका है, और इस प्रकार से कोशिका है ये, और इसके अंदर आप इस प्रकार से बना देंगे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं मानता इसमें कोई समस्या आएगी। अब देखिए, जो समझने की आपके लिए बात है वो ये कि ये छिद्र है। आपको सर छिद्र के दोनों तरफ ये क्या है? अरे कोई भी रास्ता होता है और उस रास्ते के दोनों तरफ रास्ते को बंद करने के लिए, खोलने के लिए क्या होता है? गेट, यानी हिंदी में कहे तो द्वार। तो बिल्कुल ये द्वार हैं दोनों, और इनको हम कहेंगे दोनों को द्वार कोशिकाएं। ये दोनों क्या है? ये दोनों है द्वार कोशिकाएं, दोनों द्वार कोशिकाएं। अरे बाबा, रास्ते को दोनों तरफ से जैसे गेट होता है उस तरह से हैं, तो द्वार कोशिकाएं कहलाती हैं। छिद्र के दोनों ओर स्थित कोशिकाएं हैं। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये देखिए कि ये द्वार कोशिकाएं किस प्रकार से छिद्र को खोलेंगी और किस प्रकार से बंद करने में अपनी भूमिका निभाएगी। एक बात याद रखिए आप कि जैसे ही ये द्वार कोशिकाएं हैं, जल का अवशोषण करेंगे, यानी जल के अवशोषण के आधार पर ही छिद्र खुलता और बंद होता है। जैसे ही ये द्वार कोशिकाएं जल का अवशोषण करेंगे, जल का अवशोषण करके ये टाइट हो जाएंगे, और टाइट होके इस प्रकार से रंध्र खुल जाएगा। देखिए इस तरह से थी। जैसे ही दोनों द्वार कोशिकाओं में जल प्रवेश करा, दोनों ने जल अवशोषण किया, तो टाइट हुई, और टाइट होके इस प्रकार से खुल जाएंगी, तो रंध्र खुल जाएगा। और जब इनमें से जल बाहर निकलेगा, उस स्थिति में वापस से सिकुड़ेंगी तो रंध्र बंद हो जाएगा। ये क्रिया है द्वार कोशिकाओं के माध्यम से रंध्र को खोलने और बंद करने की।
दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि जल अवशोषण करके ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और इनके फूलने से रंध्र खुल जाता है, और जब जल बाहर निकलता है तो वापस से ये सिकुड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी, एक तो मरुद्भिद वाली और एक द्वार कोशिकाओं वाली। और एक छोटी सी बात और है कि एक पौधे को अच्छी तरह से विकास करने के लिए तो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तो बनाएगा ही, और भोजन में वो पोषक तत्व इनके लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस, इन 3 तत्वों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और ये तीनों तत्व कहते हैं ना, जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं जड़ें, और तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो ये खनिज लवण में यही तो होता है, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो ये तीनों पोषक तत्व पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको कहोगे कि पोटेशियम और फास्फोरस तो ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर कहाँ से आएगी? नाइट्रोजन तो वायुमंडल में है, वायुमंडल का अधिकांश भाग 78% नाइट्रोजन है। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन क्या फिर तो वायुमंडल से ही ले लेते पेड़ पौधे नाइट्रोजन को, ज़मीन से लेने की क्या ज़रूरत थी? तो देखो, नाइट्रोजन को पेड़ पौधे गैस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है कि नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा, अलग अलग मेथड्स हैं, उनके द्वारा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में बदल जाती हैं। जैसे नाइट्राइट है, पृथ्वी के अंदर कई तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे हमारे ये मटर वगैरह हैं जिनकी जड़ें गांठेदार होती हैं, तो उनकी जड़ों में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो वो राइजोबियम क्या करता है? इसी नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, और उन नाइट्रोजनी यौगिकों को जड़ें पानी के साथ साथ अवशोषित करके पौधे को प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो स्वपोषी है, पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं कह रहा हूँ, 3 चीज़ें हैं। एक तो पोषक तत्वों के बारे में कि नाइट्रोजनी यौगिक किस प्रकार से वो ग्रहण करेंगे। दूसरी चीज़ मरुद्भिद पौधों के बारे में कि वो रात को CO2 गैस लेते हैं, एक मध्यवर्ती पदार्थ बनाते हैं, और दिन के अंदर जब सूर्य का प्रकाश होता है उस समय वो उस मध्यवर्ती पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन यानी कि मंड या स्टार्च बना लेते हैं। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी, बताइए कौन सी थी? नाइट्रोजनी यौगिक हो गए, मरुद्भिद हो गए। तीसरी थी द्वार कोशिकाओं के बारे में कि ये बात याद रखनी है कि द्वार कोशिकाएं जब जल का अवशोषण करती हैं तो वो फूलती हैं तो रंध्र खुल जाता है। जब जल का उत्सर्जन करती है, जब जल बाहर निकल जाता है इनसे, तो ये वापस से सिकुड़ कर रंध्र को बंद कर देती है। ये क्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि द्वार कोशिकाएं किस प्रकार से रंध्र को खोलने और बंद करने में सहायक है। तो दोस्तों, ये हुआ स्वपोषी के बारे में जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ है। तो नेक्स्ट आता है विषम पोषी। तो विषम पोषी को देखिए, इसी हम लेसन में ले लेते हैं, इसी के अंदर ले लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें विषम पोषी। विषम पोषी और विषम पोषी सबसे पहली चीज कहेंगे किनको? बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, विषम पोषी वे जीव हैं, वे सजीव हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हैं या उन जीवों पर निर्भर हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वो विषम पोषी कहलाते हैं। फिर तो आप कहोगे कि विषम पोषी के अंदर हम भी आ गए, हम भी पेड़ पौधों को खाते हैं, जानवर भी आ गए। बिल्कुल, बाकी के सभी जीव विषम पोषी के अंतर्गत आ गए। अब विषम पोषी अपना भोजन पेड़ पौधे से ग्रहण कर रहा है और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अपने शरीर के अंदर ले रहा है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो मनुष्य के अंदर हम देखें कि वो भोजन को किस प्रकार से ग्रहण कर रहा है और किस प्रकार से इनके पोषक तत्वों का उपयोग होता है, किस प्रकार से आखिरी में ऊर्जा बनती है, यानी इस भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो मैं इसी क्लास के अंदर इसको डिस्कस करना चाहूँगा और आप लोग सुनिएगा। बिल्कुल आपको बिल्कुल पक्का बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, सारे कंसेप्ट पूरे आपके क्लियर होंगे इसमें। दोस्तों, पाचन तंत्र का जो चित्र है हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, छोटी छोटी क्लासों में ये चीज़ चलती है। मेन समस्याएं जो हमारे सामने आती हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो किस प्रकार से क्रिया करके किस प्रकार से आगे पाचन तंत्र के अंतर्गत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजनिंग होता है, तो वो मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। आप गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहले हम चालू करते हैं कि भोजन को हम ग्रहण करेंगे, बिल्कुल मुंह के अंदर रखेंगे। और मुंह के अंदर क्या होता है हम सब इसी तरह जानते हैं, दांतों के द्वारा उसको पीसा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। और जैसे ही मुंह के अंदर हम भोजन रखते हैं, साथ में हमारे मुंह से लार आती है। वो लार क्या काम करती है? लार दो तरह के काम करती है, दोनों याद रखिएगा। एक तो भोजन को लसलसा बना देती है। लसलसा यानी बिल्कुल मुलायम, लसलसा, ल्याई के जैसा, ताकि उसका आसानी से पाचन हमारे पाचन तंत्र में संभव हो सके बिना किसी समस्या के। तो एक तो क्या करती है, भोजन को लसलसा बना देती है। दूसरा क्या करती है? दूसरा भोजन का जो माध्यम है, उस माध्यम को क्षारीय बनाती है। अब क्षारीय माध्यम का क्या फायदा? जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह हमारे शरीर इसमें भोजन के साथ में आ गए, उनको नष्ट करने के साथ ही भोजन के अंदर जो स्टार्च है, मंड है, भाई उसके रूप में तो हमने भोजन ग्रहण किया है, उसको शर्करा में बदल देती है, उसको शर्करा में बदलते हैं। और वो एंजाइम का क्या नाम है जो लार के अंदर पाया जाता है? वो है टायलिन एंजाइम। बिल्कुल ये याद रखिएगा कि मुंह के अंदर पाचन है, उसमें सिर्फ दो क्रियाएं हो रही हैं। पहले जैसे ही भोजन को मुंह में रखा तो लार निकलती है, लार उस भोजन को लसलसा बना देती है, दांत उस भोजन को काट देते हैं और लसलसा बनाने की वजह से ल्याई की जैसा वो बन जाता है। यानी पहला काम भोजन को लसलसा बना देना। दूसरा काम, इसमें जो टाइलिन एंजाइम होता है, वो जो स्टार्च हमने ग्रहण किया है उसको शर्करा में बदल देता है। ये दो चीज़ होती हैं, अच्छी तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब इससे संबंधित एक समस्या है, वो अभी हम डिस्कस कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए, भोजन हमने किया, मुंह के अंदर रखा, टाइलिन एंजाइम ने क्या किया? उसको स्टार्च से शर्करा में बदल दिया, यानी चीनी के अंदर उसको, मीठे में उसको बदल दिया। अब होता है क्या है कि हमारे मुंह के अंदर कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। वो इस शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं। और अम्ल हम जानते हैं कि किसी भी चीज को गलाता है, घिसता है, तो हमारे दांतों को भी इसी प्रकार से प्रभावित करने लगता है। अब होता क्या है कि अम्ल है, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, वो जीवाणु अगर हमारे मुंह के अंदर भोजन के कण रह गए, अगर हमने मंजन नहीं किया और भोजन के कण रह गए, जैसे हमारे कई मित्र रात को भोजन किया और सीधा सर्दी है रजाई के अंदर बिना मंजन किए, मंजन करेंगे ठंडा लगेगा। अब उसमें नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि भोजन के कण अगर रह गए तो जीवाणु है, वो इस भोजन के कणों से क्रिया करके प्लवक बना देते हैं। प्लवक एक तरह का आवरण होता है, वो दांत के ऊपर आवरण सा एक हो जाता है। अब दांत के ऊपर एक आवरण हो गया, नीचे क्या है? अम्लीय माध्यम है, साथ में जीवाणु है, ऊपर एक तरह से माध्यम बन गया, तो एक तरह से उनकी रक्षा कर रहा है। ये माध्यम कैसे रक्षा कर रहा है कि मुंह के अंदर टाइलिन एंजाइम, यानी लार में टाइलिन एंजाइम होता है, वो माध्यम को क्षारीय करता है। अगर वो टाइलिन एंजाइम इस अम्ल से संपर्क कर ले तो अम्ल को उदासीन कर देगा। अम्ल को उदासीन कर देगा तो ये अम्ल हमारे दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उनमें क्षय नहीं कर पाएगा, क्षय यानी घिस नहीं पाएगा। कहते हैं ना, रील चल रही है आजकल, अलग अलग तरह के पेस्ट भी आ रहे हैं सेंसिटिव करके, तो उनका मकसद यही है, कोई सा भी पेस्ट हो तो वो क्षारीय माध्यम होता है उसमें, तो वो करता है क्या है कि दांत के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो अम्ल तैयार हो गया है जीवाणु के द्वारा, उस अम्ल को क्षार मिला देते हैं थोड़ा सा, तो उदासीन हो जाता है।
जो हम कोलगेट कर रहे हैं, हम जो भी मंजन कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्षारीय माध्यम है, क्षारीय अम्लीय माध्यम से क्रिया कर उदासीन कर देता है, उदासीन करता है तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, जीवाणु का इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए तो पूरी रात हम सोते रहते हैं, अगर भोजन के कण रह गए उनसे क्रिया करके अम्ल बना दिया जीवाणुओं ने, सुबह उठ के हमने मंजन किया, मंजन यानी क्षारीय माध्यम डाला, इसमें क्षारीय डाला तो जो अम्ल पहले से मौजूद था वो उदासीन हो गया, उदासीन हो गया तो हमारे दांत बिल्कुल सेफ है। और अगर हम मंजन नहीं करते हैं तो वो जीवाणु भोजन के कणों से क्रिया करके एक प्लवक बना देते हैं दांत के चारों ओर। नीचे अम्ल था, शर्करा से क्रिया करके अम्ल बना दिया था, अम्ल है, जीवाणु है और ऊपर प्लवक बन गया। तो वो अम्ल और जीवाणु क्या करते हैं, दांतों की जड़ों को, दांतों को अंदर से घिसते रहते हैं और इसी वजह से दांतों में झंझनाहट वगैरह ये चीज महसूस होती है। और उस बीच में अगर हमने मंजन कर लिया तो ये प्लवक हटते जाते हैं, रोज प्लवक हटते बनते हैं लेकिन हटते जाते हैं, और साथ में अम्ल और क्षार क्रिया करके आपस में उदासीन माध्यम बनता जाता है, दांत सेफ रहते हैं। तो कहने का मतलब मंजन करने का सुबह और शाम दोनों टाइम पे, और जब भी भोजन करें तो कुल्ला ढंग से करें ताकि कोई भी भोजन का कण मुंह के अंदर न बच पाए। तो ये मुंह के अंदर पाचन और साथ में जो समस्याएं हैं वो दोनों हमने साथ साथ डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, भोजन ने प्रवेश किया मुंह से। देखिए डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, मेरा प्रयास रहेगा कि डायग्राम आपके दिमाग के अंदर बना दूं पूरा मैं, ताकि आप आराम से इस चीज को समझ पाए। मुंह से भोजन गया गले, गले में होकर ये जो नली है, ये नली क्या कहलाती है, श्वसन नली भी है और साथ में आपके ग्रसिका भी है। ग्रसिका यानी भोजन नली, यहां से भोजन प्रवेश करता है, नीचे की तरफ खिसकता जाता है और खिसक कर जाता है किसमें, आप कहोगे पेट में, अरे पेट में नहीं, अमाशय में जाता है। अमाशय कैसी संरचना है, अमाशय एक थैले जैसी संरचना है जो बिल्कुल फैल भी सकता है। तो जैसे ही भोजन अमाशय में जाता है, याद रखिएगा इस चीज को, जैसे भोजन अमाशय में जाता है, अमाशय फैलता है, साथ में उसमें क्रमाकुंचन गति चलती है। उससे क्या, जो भोजन है वो और भी अच्छी तरह से मिल जाएगा, और ज्यादा लसलसा और ज्यादा मिल जाएगा। अब इस समय देखिए, इस समय जो अमाशय है उसकी जो दीवारें हैं उसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं, और वो देखिए क्या क्या स्रावित करती हैं। सबसे पहला जठर रस यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा श्लेष्म, श्लेष्म क्या होता है, बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ जो बिल्कुल पानी को और इनको बिल्कुल अलग रखेगा एक तरह से। तीसरा पेप्सिन नामक एंजाइम। कौन कौन सी तीन चीजें स्रावित की अमाशय की दीवारों ने, पहला जठर रस जिसको HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, दूसरा श्लेष्म, तीसरा पेप्सिन एंजाइम। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, अमाशय में जाते उसकी दीवारें ये स्रावित करती हैं। अब तीनों का काम देख लेते हैं, बहुत आसान है, तीनों का नाम हमको याद हो चुके हैं, अब तीनों के काम देख लेते हैं। सबसे पहला जठर रस। जठर रस क्या है कि अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भोजन मुंह में था तो क्षारीय माध्यम था उसका, टाइलिन एंजाइम था, क्षारीय माध्यम था। अब भोजन आमाशय में आ गया, प्रोटीन का हमको पाचन करना है, जो भोजन के साथ प्रोटीन आया उसका हमको पाचन करना है, और प्रोटीन का पाचन करने के लिए एंजाइम कौन सा स्रावित हुआ आमाशय के अंदर, पेप्सिन। और पेप्सिन एंजाइम काम करता है अम्लीय माध्यम में, इसीलिए आमाशय की दीवारों ने HCl यानी कि जठर रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित किया, यानी कि पेप्सिन को सक्रिय करने के लिए, साथ में इसमें जो सूक्ष्म जीव आ गए थे उनको नष्ट करने के लिए, दोनों काम ये HCl या जठर रस करता है। दूसरा था श्लेष्म। अब बोलेंगे श्लेष्म की क्या आवश्यकता है, श्लेष्म की बिल्कुल आवश्यकता है। आमाशय की दीवारों ने अम्ल का श्रावण किया है, अब उस अम्ल से आमाशय की दीवारों को भी तो नुकसान हो सकता है, तो
तो इस नुकसान से बचने के लिए अमाशय की दीवार ने श्लेष्म स्रावित किया और पूरे अमाशय की दीवार पर श्लेष्म की एक परत हो गई। वो परत अम्ल से अमाशय की दीवार को अलग रखती है, उससे अमाशय की दीवार पर नुकसान नहीं हो पाता अम्ल का। यह श्लेष्म का कार्य हो गया। तीसरा स्रावित क्या हुआ? पेप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? जो प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स का पाचन करता है, उसको अमीनो अम्लों में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन कर उनको अमीनो अम्लों में बदल देता है। तो दोस्तों ये क्रिया हुई कहाँ पर? अमाशय के अंदर। एक बार फिर से आंख बंद करके मनन कर लीजिए कि अमाशय के अंदर हुआ क्या है। 3 तरह के पदार्थ स्रावित हुए हैं, जठररस, श्लेष्म और पेप्सिन, और तीनों के कार्य यूं की आप याद रखिए। अब दोस्तों अमाशय में भोजन का पाचन जो होना था वो हो गया। अब इससे आगे आती है अब छोटी आंत या क्षुद्रांत। छोटी आंत या क्षुद्रांत, हम देखा होगा पाचन तंत्र का चित्र होता है, उसमें बीच में सांप की जैसे यूं, वो छोटी आंत है। और ऊपर की तरफ जो बड़ी है वो बड़ी आंत है। अब छोटी आंत के अंदर भोजन आ गया। दोस्तों छोटी आंत नाम छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है, वो लिपटी हुई रहती है, इसलिए कम जगह में समा जाती है, और लंबाई बहुत ज़्यादा होती है इसकी। और जिस जीव का पाचन तंत्र जितना जटिल होगा, यानी पाचन तंत्र को जितनी ज़्यादा ताकत आएगी भोजन का पाचन करने में, उसकी छोटी आंत उतनी ज़्यादा लंबी होगी। जैसे जानवर हैं, शाकाहारी हैं, इनकी छोटी आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है। और जो मांसाहारी जीव है, तो उनको तो पाचन करने की एक तरह से बहुत कम ज़रूरत पड़ी, काफ़ी बिल्कुल भी ताकत नहीं आई, तो इसलिए उनकी छोटी आंत छोटी होती है, लंबाई में कम होती है। ये आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो शाकाहारी है उनकी छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होगी, जो मांसाहारी है उनकी छोटी आंत की लंबाई कम होगी। अब छोटी आंत में भोजन आ गया। छोटी आंत के बिल्कुल ऊपर की तरफ यकृत है, लीवर है। यकृत से इधर अमाशय और अमाशय के नीचे एक संरचना होती है अग्नाशय। अब मुझे लग रहा है दोस्तों ये थोड़ा मैं आपको बना के अगर बता दूं तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है ये। देखिए, ये थी हमारी, अगर पूरा आप चित्र बनाना चाहो किस तरह से बनाओगे तो बहुत आसान है। देखिए ये हमने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप बना दीजिए इस प्रकार से, और इसको बना दीजिए इस प्रकार से। ये आ जाएगी हमारी भोजन नली। भोजन नली के बाद में ये आ जाएगा इस तरह से हमारा अमाशय। अमाशय आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमाशय से ये इस प्रकार से आप बनाएंगे। बड़ी आंत, आप देखिए मैं किस तरह से बना रहा हूँ, आपको बिल्कुल एग्जाम में उसी तरीके से बनाना है। बड़ी आंत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी आंत के अंदर की तरफ हम देखेंगे, मैंने बताया है कि इस प्रकार से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से अगर आप बना देंगे तो कोई समस्या नहीं है। ये है छोटी आंत। छोटी आंत से जस्ट ऊपर और अमाशय के जस्ट नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको एक संरचना नजर आएगी। ये है अग्नाशय। अग्नाशय, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत, ये अंदर है छोटी आंत।
छोटी आंत, ये है आमाशय। आप कहेंगे सर वो यकृत की आप बात कर रहे थे। बिल्कुल मैं यकृत की बात कर रहा था, यकृत की बात मैंने आपसे की थी। वो आप इस तरीके से बना दीजिए। यहाँ पर ये यकृत हो गया, ठीक है, ये यकृत हो गया। अब यकृत में आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पर एक थैली होती है जिसे कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय ये हो गया हमारा यकृत या लीवर, यकृत या लीवर। तो ये लो दोस्तों, बातों बातों में हमारा पाचन तंत्र तैयार है। आप कहोगे सर ये क्या है? ये हमारा नासारंध्र है या नाक है, नाक, नासारंध्र। और ये है हमारा मुंह, जिसके बारे में हम अभी डिटेल से देख चुके हैं कि किस प्रकार से पाचन इसमें होता है। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। अब इसमें हमने देखा कि भोजन आमाशय में आ गया, आमाशय में किस प्रकार से 3 तरह के पदार्थ मिले और किस प्रकार से पाचन हुआ। इसके बाद में ये आता है हमारी छोटी आंत के अंदर भोजन। अब छोटी आंत में देखिए किस प्रकार से पाचन होता है। छोटी आंत में एक चीज़ याद रखिए कि 3 जगह से रस आते हैं, यानी एंजाइम्स आते हैं 3 जगह से। एक तो आता है लीवर से, यकृत से, उसे कहते हैं हम पित्तरस। छोटी आंत की हम बात कर रहे हैं, छोटी आंत। छोटी आंत में एक तो आता है पित्तरस। पित्तरस, पित्तरस कहाँ से आया? पित्तरस आया यकृत के अंदर, पित्तरस का निर्माण होता है और पित्तरस में, यकृत में ही एक ही संरचना है पित्ताशय, इसमें पित्तरस एकत्रित रहता है। यहाँ से नली के द्वारा छोटी आंत से जुड़ा होता है और जैसे छोटी आंत में आमाशय से पचित भोजन, आमाशय में जो पाचन हुआ भोजन का वो पहुँचता है, तो पित्ताशय से पित्तरस छोटी आंत तक पहुँचता है। बिल्कुल सही है। अब पित्तरस